अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद विफाक ने भी नज़रसानी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि विफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं और अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि हम पीटीआई की दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है? अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवालात उठाते हुए कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? क्या नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर जाकर कहेंगे कि हमें सुना ही नहीं गया। हम पैमरा की दरखास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आए? कौन सा नक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाए मिट्टी पाओ। हजरत उमर ने कहा कि दरिया किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दे हूँ। जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा गया। हमने जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहते थे वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही। जर्मनी में फैशिज्म थी, उन्होंने तस्लीम किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। अटॉर्नी जनरल ने समाअत 2 माह के लिए मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि 2 माह बहुत ज्यादा है। बादशाह अदालत ने समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया कि जिसने जो भी कहना है वो तहरीरी तौर पर 27 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे। अब सवाल यह है कि आइंदा समाअत पर क्या होगा और क्या फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। दूसरी तरफ लग ये रहा है कि नून लीग ने भी अपना बयानिया तब्दील करने का उसूली फैसला कर लिया है। गुज़श्ता रोज लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने अपने एक बयान में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन 9 मई के दहशतगर्दों के लिए नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांगता हूं सियासी वर्कर के लिए, 9-10 मई के दहशतगर्दों के लिए नहीं मांग सकता। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते। आज हालात यहां तक आ गए हैं, किसी की नई अपॉइंटमेंट को कबूल न करते हुए 9-10 मई को बगावत करवा दी जाए। जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब कहा जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया गया तो नाइंसाफी होगी, लेकिन जिस टोले ने 9 मई किया उन्हें अपने जुर्म का सामना करना होगा। अब कहा जा रहा है कि जी देखें जी, अगर उनको हिस्सा ना लेने दिया गया तो ये तो नाइंसाफी होगी। जिस जत्थे ने, जिस टोले ने 9 मई बपा किया है उन्हें अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं है और ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होगा और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जबकि नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात भी चूं के तू हैं। नाराज लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी अपने
कई मीडिया इंटरव्यूज में नई सियासी जमात बनाने का इंदिया दे चुके हैं, जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने आप को ज़ाया करेंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई नई सियासी जमात को कोई मकबूलियत हासिल नहीं होगी और क्या ये किसी पुरानी सियासी जमात के लिए खतरा नहीं बनेगी, और दूसरी तरफ नून लीग का मुज़ाहमती बयानिए से पीछे हटना उनके लिए बेहतर होगा या नहीं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर कानूनदान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन साहब ने भी। एतजाज़ साहब, आगाज़ में आप ही से करता हूँ। एतजाज़ साहब, फैज़ाबाद धरना केस जो कि जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका, 4 साल बाद वो उसकी नज़रसानी दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन अब अचानक से एक और नई चीज़ सामने आ गई। वो ये कि एक तो इस मामले पर अमल दरामद नहीं हो सका, दूसरा ये जिन लोगों ने भी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो दरख्वास्तें वापस लेने की तरफ आ रहे हैं। आपको इसकी वजह क्या लगती है, और आपके ख्याल में क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखिए, अब तो बुनियादी तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था मेरी निगाह में, वो ये था कि ये रिव्यू पिटीशन तो पार्टी का मर्जी है ना, वो इख्तियार है जिस पार्टी ने दायर की हो कि वो उसको चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता। ये कादी साहब ने कुछ कड़ी शराइत रिव्यू के बारे में रखी हुई है, और इनके मौक़िफ़ के मुताबिक वो वैसे भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर इसमें जो मामला मेरा ख्याल है काजी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था कि रिव्यू पिटीशन ठीक है वो वापस लेते हैं और डिसमिस करें सारी, और कल परसों फिक्स कर दें केस एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाने का, क्योंकि इसमें हिदायत जो दी गई हैं, ये जो जजमेंट थी कादी फैज़ की फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक़, वो हिदायत बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं, और उन पे अमल दरामद होना चाहिए था, क्योंकि कोई स्टे तो कोई नहीं हुआ था उस जजमेंट का जो पहले कादी साहब ने दी थी। तो कादी साहब ने उसमें ड्यूटियाँ ये जानना समझा, तो जरूरी समझा था कि पता लगे किसके हुक्म पे रियासत ने कोई इकदाम नहीं किया धरने वालों के खिलाफ, और धरने वालों को किसने क्या, किसी ने अंगेज किया, किसने अंगेज किया। तो इस किस्म की बातें जो थी इसमें, ये कुछ जजमेंट में जो कोर इशू है उस तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, और वो कोर इशू खुद फॉर्मुलेट किया था चीफ जस्टिस साहब ने, वो किसी और ने नहीं, और बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने फॉर्मुलेट किया, और वो उसकी तरफ जाने की बजाय अगर हम चल पड़े कि जी ये वापस क्यों ले रहे हैं नजरसानी की दरखास्तें, रिव्यू पिटीशन, इसके पीछे क्या मोटिव है, इसके पीछे क्या उनको रिलीफ की उम्मीद नहीं चीफ जस्टिस से, या क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये मामला भाई पार्टी है, वो क्या पीपल्स पार्टी है, कहती हमने नहीं चलाना, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है उसको आगे चलाने की। वो एक तरफ हो गई, दूसरी पार्टी उसने भी कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया। ये तो इनको वॉलंटरी और इनकी स्वाबदीद में होना चाहिए, इन फरीकैन की और पार्टी की अपनी स्वाबदीद में होना चाहिए। उसमें हमें कोई ना बहस करनी ना उलझने की जरूरत है। मेनली चीज है कि अगर रिव्यू पिटीशन विड्रॉ हो गई है जी, तो जो ओरिजिनल फैसला है वो पूरी तरह कायम और दायम है, और ओरिजिनल फैसले को लेकर आप करें उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दें। वो एक एक क्लॉज को 17 डायरेक्टिव है, उसमें एक एक क्लॉज को लेके और मुतल्लिका अफसरान को बुला के समन करके तलब करके पूछे, तो ये होना चाहिए था। और उससे बड़ा
जो इनकी तजावीज़ है चीफ जस्टिस साहब की, जी जी और जो इनकी हिदायत है उसमें, वो बड़ी ही मौजू और कौमी मुफाद में होंगी है। तो इत्तेज़ाज़ साहब, जैसा कि आज अदालत में भी ये बात हुई है कि अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो जाता तो उसके बाद के जितने भी संगीन वाक़यात हैं वो ना होते। तो आप समझते हैं कि 4 साल इसमें डिले तो आया, अगर पहले इस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई जैसा या दीगर संगीन वाक़यात फिर ना होते? जी काफी मुमकिन था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये होता कि ये लोगों को अगर इत्तला हो जाए ना कि ये मैं करने लगा हूँ, पर इस पे इम्कान है कि अदलिया मेरा हाथ रोक लेगी, मेरी गिरफ्त अपनी ले लेगी, तो बंदा फिर सोचता है। इस वक्त तो इम्प्यूनिटी हुई है, इस वक्त तो आप अगर अदालत को बेवकार करना चाहते हैं, बेतौकीर करना चाहते हैं, जी, तो आपको एक इम्यूनिटी भी है और इम्प्यूनिटी भी है, दोनों है। आपको रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं और आपको सजा और जजा का कोई खतरा भी बिल्कुल नहीं। ये अहम बात आपने की है इत्तेज़ाज़ साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। एक और अहम मामले पर भी आपसे बात करनी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आने की उन्होंने डेट दे दी है 21 अक्टूबर को, और उनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि वो वापस आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, उसके बाद अपने आप को सरेंडर करेंगे। आप कानूनी माहिर हैं, आपको क्या लगता है ऐसा मुमकिन है कि वो तो अदालतों को मतलूब हैं, तो वो जलसा कर पाएंगे और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और इसके साथ साथ उनको जो रिलीफ वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी प्लानिंग है, वो हो पाएगा आपके ख्याल में? भाई साहब, वो अदालतों को ही मतलूब नहीं है, वो असल में सुपरिटेंडेंट जेल को मतलूब है, जेल स्टाफ को मतलूब है। वो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, सजा काट रहे हैं और लंदन में जाके 4 साल बैठे रहे। इतने मजे तो किसी मुलजिम को जिसको 7 साल सजा हुई हो कभी किसी को नहीं मिले, और ऐसी सहूलत मिली ही नहीं। अब ये आप जो आएंगे तो मैं समझता हूँ कि तो कानून के मुताबिक है, कानून के मुताबिक वो पहला कदम रखते हुए, बल्कि PIA के जहाज में या जो भी जहाज है पाकिस्तान की टेरिटरी पे जब आके रुक जाता है, तो उसको पहले जाके जो अफसरान जाए और वो जहाज पे जाके एक मफरूर कैदी को, जो कि सिर्फ मुल्जिम नहीं है, वो एक मुजरिम है, सही फैसला है गलत फैसला मैं इसमें नहीं जाता, वो मुजरिम है, 7 साल उसने काटी है, 2.5 साल शायद काटी है उसने, और वो चला गया, अब 4 साल बाहर मौज कर रहा है, और अब वो वापस आ रहा है, तो ही हैज टू गो बैक इन प्रिजन। किसी अदालत में उसकी जमानत भी नहीं ले सकते, जमानत भी नहीं होती एब्सकॉन्डर की। एब्सकॉन्डर जो है उसकी और खासकर कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर, वो ही लूजेज ऑल हिज राइट्स अंडर लॉ एक्सेप्ट द बेसिक राइट्स के, वो लाइफ उसको की राइट है, लिबर्टी की राइट नहीं रहती उसकी। तो ये मियां साहब, तो मैं तो समझता हूँ कि पहले भी अभी भी उनके लिए बड़ी अनइवन पिच बनाई जा रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। ये इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज के लिए किया जा रहा है और जो सहूलतकारी उनके लिए की जा रही है, और जिस तरह उनके गुजरा, उनके अपने बड़े करीबी दस्त बाजू इस निगरान एस्टेब्लिश में बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ नून फॉर निगरान है, नून फॉर PML नून, ये एक हुए हैं। अब उसमें पीपल्स पार्टी पे फॉर इंस्टेंस अब अताब कब काम शुरू कर दिया, जो किसी इनको तो बरी करते गए जी जी। प्राइम मिनिस्टर साहब जब थे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने बरियत के पता नहीं कितने इन्होंने मुकदमे, कितने इल्जाम से बरियत ले ली, और अब हमें बीच में, और मैं ये वार्न करता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही कहता रहा हूँ कि इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, ये हमें धोखा देंगे। ये कि COD करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं 14 मई 2006 को,
और ये 2000 बड़ी अच्छा से चल रहे, सलीके से चल रहे। बीबी शहीद हो जाती है तब भी इनको आसिफ साहब इलेक्शन बॉयकॉट नहीं कराने देते, इनको परसुएड करते हैं कि इलेक्शन लड़ो। ये अच्छी बड़ी साइजेबल पार्टी लेके वो 2008 की असेंबली में भी आ जाते हैं। बस जहाँ मौका मिलता है ये आपके ख्याल में जहाँ मौका मिलता है ये लोग धोखा देते हैं, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये इन्होंने वो मेमो गेट जो उठा लिया, एक मन घड़त। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं कुछ विंडिकेट हुआ हूँ, तो मैं इस मामले पे बड़ा क्लियर रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर रहा हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ का वकील भी रहा हूँ और वैसे भी इनके साथ ये लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में थे, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा हूँ। इनके साथ बहुत मेरा वास्ता रहा है, तो मैं तो यही वार्न करना था। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है वो उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बैरिस्टर गौहर खान साहब और कादिर मंदोखिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। 2017 में ये फैज़ाबाद धरने वाला मामला हुआ और जब इसका फैसला आया तो उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी भी इसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की और साथ में वफाकी हुकूमत ने भी कर दी। आज ऐसा क्या हुआ कि दरखास्तें आपने वापस ले ली हैं? देखिए, उस वक्त जो रिव्यू पिटीशन होता है, ऐसा है कि अगर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करें तो ये आपका एक आईनी हक है आर्टिकल 188 के अंदर। और अगर आपको पता लगता है कि कोई ऑब्जर्वेशन, उस वक्त हुआ यह था कि ट्रायल चल रहा था और ट्रायल के दरमियान एक एप्लीकेशन आई थी और एप्लीकेशन में इस्तदा की गई थी कि केस को एडजर्न करे, जिस पे सोमोटो लेते हुए काजी फईसा साहब ने और उनके साथ बेंच के दूसरे मेंबर थे, उन्होंने सोमोटो ले लिया था और ये ट्रायल चलवा लिया था। कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी मुख्तलिफ लोगों के बारे में, तो इसलिए ये समझा गया कि रिव्यू फाइल किया जाए। लेकिन रिव्यू का अगर आप जल्द से जल्द वक्ती तौर पर फैसला ना करें और फिर हालात बदल जाते और आप रिव्यू का फैसला करते आफ्टर 4-5 सालों के बाद, तो फिर वो हालात नहीं रहते जिस पे से आपको जो मदावा चाहिए वो मना मिले। तो अब जरूरत ही नहीं रही। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन है और रिव्यू में दो चीजें होती है, एक आपको पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो फाइल करे, दूसरा उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगता है वकील का और वकील सर्टिफाइड करता है कि यस इसमें ऐसे फ्लॉज लीगल मौजूद हैं जिसको बेस बना करके हम रिव्यू सीक कर सकते हैं। तो वो वक्त के साथ उसकी जरूरत नहीं रही, तो बेहतर है। और सेकंड ये कि उस 4-5 सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ेकार भी बदल गया। जिस तरीके से पहले आर्टिकल 184 का अप्रोच करते थे अब वो नहीं रहा, और जिस तरीके से रिव्यू किया करते थे तो वो भी नहीं रहा। इसलिए इसकी जरूरत नहीं रही, सब कुछ चेंज हुआ है। तो बेहतर है कि रिव्यू का खत्म हो जाए और ऑर्डर फाइनल हो जाए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है अपने ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट करवाती है और किन लोगों के खिलाफ इंप्लीमेंट करवाती है, और पहले रिव्यू का फैसला कर लेती है ऑन इट्स ओन कि खुद देखे कि क्या हमारे ऑर्डर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो सोमोटो भी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ऑर्डर को देखे क्या हमसे कोई लीगल गलती तो नहीं हुई। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं देखना ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, तो ऑर्डर फाइनल है, पे सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी। तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? रुकावट इसमें कौन थे फिर? देखिए, न तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बेंच बनाया था, ना अभी बेंच बनाया। अभी रिव्यू पेंडिंग है। रिव्यू अगर विड्रॉ कर देती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है तो जरूर इंप्लीमेंट कराते हैं। और मैं तो एज ए वकील आपको ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन वाले ऑर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए, जो फोर्स डिसअपियरेंस हो रही है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, एंड ये सब कोर्स धरना वाले केस पे भी अमल दरामद कराए। किसी इदारों का इंटरफेरेंस नहीं हो, चाहे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए इदारों का, और किसी भी इदारे बशमूल नेब और बाकी इदारों के कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और सियासी जो आदम इस्तेकाम है उसका मदावा वो रुकावट वो होना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना चाहती है और कब इंप्लीमेंट करना चाहती है। राइट। अच्छा, कादिर मंदोखिल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है इस केस पर अमल दरामद किस तरह से हो सकेगा? और जो 1 महीने का वक्त है अभी आगे, तो इससे पहले कोई अमल दरामद हो सकता है आपके ख्याल में? कि पहली बात तो ये गौहर खान साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से आपको घुमाया है, फिराया। पहली बुनियादी बात तो ये कि रिव्यू का मकसद क्या है।
रिव्यू का मकसद ये है कि जो कोर्ट ने फैसला किया है उससे वो मुतफिक नहीं है, उसको दोबारा असर नो देखा जाए, ठीक है। और आज उस वक्त तो जो उन्होंने किया था शायद किसी के जो कोर्ट के कमेंट्स थे किसी के बारे में, तो शायद गौहर खान साहब की पार्टी को पसंद नहीं थे। आज चूँकि वो नाराज़ है तो वो कहते हैं अमल दरामद करो। अमल दरामद किस बात का? जब पहले तो ये रिव्यू का फैसला हो जाए, अमल दरामद तो उसके बाद ही होगा। और अमल दरामद आप किस फैसले के लिए कर रहे हो जिससे आप मुतफिक नहीं थे, जिसका आपने रिव्यू दाखिल किए आम अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए कि किसी फैसले से आप मुतफिक न हो तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील दाखिल करो। उस रिव्यू को आम अल्फाज में आम लोगों को समझाने के लिए आप यूँ समझ लो अपील दाखिल किए। अब उस वक्त आपने दाखिल किए कि इस फैसले से हम मुतफिक नहीं है, आज के अमल दरामद का हो, तो ये दोनों बातें मगरब और मशरक़ की तरफ जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या बात है कि आज उस फैसले पर अमल दरामद चाह रहे थे, कल उस फैसले के ख़िलाफ़ ये रिव्यू में गए थे पीटीआई के हमारे दोस्त। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन बातों में तज़ाद है। और ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ कि अगर देर आया दुरुस्त है या जो भी आपने दाखिल किया है तो उसके बाद वो पश्तो में कहावत है या उर्दू में कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। तो जो केस उन्होंने दाखिल की है वो उसूली तौर पे और कोर्ट के पास चूँकि इख्तियार है कि वो उसको आज डिस्पोज ऑफ कर सकते थे। अब कोर्ट ने अगर नहीं, अब ये बात आ गई है अमल दरामद क्यों नहीं की है, तो अब आप इसमें अमल दरामद करके दिखाओ। ने इसमें तो ये मामला कंबल को किससे तशबीह दी है? कंबल से आपकी क्या मुराद है? मैं कंबल जो पीटीआई से मेरा मुराद है कि पीटीआई ने जो कंबल उड़ाया ना वो कंबल से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता है। गौहर खान साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको घुमाया, आपको शायद नई तफसील है कि भाई आप पहले सवाल तो ये है आपने जिस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है, रिव्यू दाखिल की है और तो वो उसको आप मानने को तैयार नहीं थी, आज के इस पर अमल करो, तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है माजी में आपके ताल्लुकात अच्छे थे, आपको आप नहीं चाहते थे जो जजमेंट आपके उनके खिलाफ हुआ है, तो आज आप चाहते हो नहीं जी हो जाए अमल दरामद हो जाए, बिल्कुल सही फैसला था। तो इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जी 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 कादिर साहब पूछ लेते हैं उनसे। जी बैरिस्टर साहब। देखिए मैं आपको करूं, बिल्कुल मैंने आपको पहले अर्ज किया, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होती है वो आप फाइल करते हैं, वकील का सर्टिफिकेट जाता है कि इसमें लीगल फ्लॉज है। अगर मैं आज एज ए काउंसिल करूं तो सुप्रीम कोर्ट को जब कहा जाए कि मेरी पार्टी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि आप केस वापस ले लें, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वकील से पूछे, क्योंकि ये क्लाइंट और काउंसिल की एक प्रिविलेज्ड है और वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि आपने पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, अभी इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों ले रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है ये सुप्रीम कोर्ट के सारे सोमोटो पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद किए थे, इसमें प्लीडिंग्स नहीं होती, पार्टीज के मुख्तलिफ पार्टीज के वर्शन नहीं आया हुआ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे अगर पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी सारी और जो आईबी और पिमरा और इलेक्शन कमीशन सब कह रहे हैं हम अब वापस ले रहे हैं, तो जो ऑर्डर ले लिया लोगों ने तो लेट इट बी डिसाइडेड, कंक्लूड कर ले। आगे ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, बहुत दुनिया जहान के सुप्रीम कोर्ट के केसेस है जो आज भी पड़े, फोर्स डिसअपीयरेंस रिलेटेड पड़े हुए हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड पड़ी है, फंडिंग रिलेटेड पड़े हुए हैं, कोई उसके वो पड़े इलेक्शन वाले केसेस पड़े हुए हैं, इससे कई सारे इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया था कि जी उसमें जो इलेक्शन सेल बन गया था, हुकूमत को गिराया गया था अपना, वो सारे केसेस पड़े। सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहे अपने केसेस पे अमल दरामद कराए। मैं तो एज ए वकील, एज ए पार्टी वर्कर पीटीआई के भी आपसे लेकिन फैसला तो लो, लेकिन गौहर साहब वही कह रहे हैं 4 साल पहले जो गलतियां आपको नजर आई थी वो आज 4 साल बाद खत्म कैसे हो गई? मैं आप उसका ये अर्ज करूं, शायद मंदुखेल साहब ने, कादर मंदुखेल साहब ने हमारा रिव्यू पढ़ा नहीं, इसलिए वो ये अर्ज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा वर्षन पहले और था, अब ये मैं बिल्कुल आप बता दे रिव्यू क्या था आपका सर। मैं सिर्फ कंक्लूड करूं कादर साहब, मैं कह रहा हूं कि शायद कादर साहब आप रिव्यू का मोटी बात बताओ। अगर आपने एक फैसले से मुतफिक नहीं हुए, आपने रिव्यू दाखिल किए, 2-3 मोटी बातें बता दें। बोलने तो दे देना, मैं समझता हूँ। मैं कह रहा हूं कि कादर मंदुखेल साहब ने हमारा रिव्यू पढ़ा नहीं है। रिव्यू पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंक्लूजन से मुतफिक नहीं है। वो जो इन्फोर्समेंट चाह रही थी अदालतों और इदारों के खिलाफ, हम उससे मुतमईन नहीं कह रहे थे, उसमें ऑब्जर्वेशन आई थी। फॉर इंस्टेंस शेख रशीद साहब के बारे में ऑब्जर्वेशन आई, उसने कहा ये ठीक नहीं है, मैं रिव्यू करता हूँ। वो जाजुल हक साहब के बारे में आई, उन्होंने कहा मैं रिव्यू करता हूँ। अब आपको लिंक नजर आ गया ना के बारे में, अब आपको एक लिंक नजर आया था दोनों का, इनका और शेख रशीद का।
अरे गौर साहब खुल के बोले, आपका और शेख रशीद का नेक्सस, आप और शेख रशीद का नेक्सस तो माजी में एक था, आज एक नहीं है। कल आप उसे इतफाक नहीं करते थे, आज कर रहे हो। खुल के बोले ना, खुल के बोले। हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती। मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हर चीज पॉलिटिकल नहीं, आपका क्वेश्चन तो लीगल है ना, मैं लीगल जवाब दूं, पॉलिटिकली बोलो को। मैं कहता हूं हर चीज देखो ना, पॉलिटिकल तो नहीं है। ले क्वेश्चंस आप अगर रिव्यू पढ़े तो इसलिए पीटीआई ने उस वक्त ये सोचा, ये है ठीक है। अब हमने कहा 5 साल आपने रिव्यू रखा, किसी ने लगाया नहीं, वो किया हुआ, तो अब क़यामत तक तो हम नहीं रखेंगे उसको। और रिव्यू का स्कोप जो आज से 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच होता था और उसके बाद जो नए जजेस आ गए उनका अप्रोच हुआ, उन्होंने देखा कि सोमोटो में जितने केसेस हुए उनकी रिव्यू के साथ क्या हुआ, तो इट्स द बेटर प्लेस। अगर मेरा वकील आ जाता, मैं किसी को एडवाइस करता हूं, तो इट्स बेटर कि मैं अपने क्लाइंट को ये एडवाइस दे दूं कि इतना साल रहा, हम तो कोशिश करते केस लगे, केस नहीं लगता तो द न्यू सर्कमस्टांसेस में अब इसकी जरूरत नहीं रही। बहुत सारे रिव्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाते, ज्यादातर इन्फ्रैक्टर से हो जाती केसेस, लोगों की अपीलें आ जाती हैं। लेकिन कादिर मंदोखिल साहब कहते जी वो बंदा हो गया, खत्म हो गया इशू। कादिर साहब, अली जफर साहब ने जो अभी मीडिया से बात की है कुछ देर पहले ही एक चैनल पे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें जो एतराज़ था ना वो इस जजमेंट पे नहीं था, इस जजमेंट के हिस्से में कुछ 2014 के हमारे धरने का जिक्र हो गया था, हमें उस पर एतराज़ था। जी, ऑब्जर्वेशन पे एतराज़ था। जी जी, तो आप मुझे बता दें, मैं तो बार बार सवाल कर रहा हूँ गौर खान साहब से और आप अली जफर साहब से पूछ लेते, आपका रिव्यू था क्या जो कल तक गलत था जजमेंट आज अचानक सही हो गया? मैं खुल के अल्फाज में बोल रहा हूँ, जो उस जजमेंट के अंदर जो अदारों के से मुतालिक जो अल्फाज थे वो उसको रिव्यू करना चाहते थे, आज ये समझ रहे कि बिल्कुल सही को है उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त तो ये बड़े फख्र से कहते थे ना जाके दौरा करते हुए, आज उनसे थोड़ी सी दूरी है, गालबन वो गेट बंद हो गया, आज वो चाहते हैं नहीं जी जो कुछ कलामी की माजरत बैरिस्टर साहब आपकी जानिब भी दोबारा मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सभी जमातों का ये कहना है कि तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए, लेकिन सभी जमातें परेशान हैं और सभी जमातें यही कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है और हमें यकसा मौके फ्राहम नहीं किए जा रहे। तो कादिर मंदोखिल साहब, क्या आप भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए, और आप खुद किस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अभी ज़ेरे ताब उस तरह से आई नहीं, दीगर जमातें कुछ ज़्यादा हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप 1985 का देख ले इलेक्शन, या उसके बाद ये वाला देखे जो अदम एतमाद की तहरीक देखे, या उससे पहले का इलेक्शन देखे, पीपल्स पार्टी ने जो हम समझ रहे हमने 1985 में गलती करके और लोगों को जो ना अपने ऊपर मसलत करने का जो मौका दिया है वो कभी किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। और अब भी इलेक्शन जो आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि पीटीआई समेत तमाम पार्टियों को यकसा जो ना मौके फ़राहम किया जाए। ऐसा ना हो कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी का सरगना तोकीर शाह जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का था, और वो जिस तरह लोगों को ब्यूरोक्रेसी को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ उकसा रहा था, क्योंकि मैं उस कमेटी का जो हिस्सा था, स्पेशल कमेटी का, ये बाकायदा स्टे ऑर्डर लेता था कमेटी के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, जो कि आर्टिकल 69 के गौर सब जानते हैं ख़िलाफ़ है। कोई कोर्ट इंटरफेरेंस कर नहीं सकती है असम्बली के कमेटी की प्रोसीडिंग्स में। और फिर उसके बाद अगर आप नवाज शरीफ साहब के दौर का देख ले, फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब पूरा वज़ीर-ए-आज़म माउस चलाता है, पूरे ब्यूरोक्रेसी, वो उसको वफाकी वजीर बना दिए। आज चीमा जो उनके साथ करप्शन में मलौस था उसको वफाकी वजीर बना दिए। तारड़ जो इनका आदमी है उसको वफाकी वजीर बना दिए। फिर उसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ने एक रात में ऐलान कर दिया कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये गैर आइनी इक़दाम था। इस वजह से जब आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हो तो उसके बाद आप ये एक्शन ले सकते हो। सिंध की ब्यूरोक्रेसी रातों रात जो है ना वो वफाकी निगरान हुकूमतें बदल दी है, मगर पंजाब का और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी अभी तक वही बैठी है जो नून लीग ने लगाया। तो कादिर साहब, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस को आप फ्री एंड फेयर नहीं समझते और उनके रिजल्ट्स को फिर आप तस्लीम नहीं करेंगे।
देखिए मेरे पूरा दलाल, मैं वकील हूँ, गौर साहब की तरह मैं दलाल से बात करूंगा ताकि आपके सुनने वालों को, देखने वालों को भी समझ में आए। जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था, मेरे पास आते थे तमाम पावर कंपनी के जो कंपनियां जिसको डिस्कोस कहते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पिंडी वगैरह वगैरह, इन तमाम के हेड जो है ना मुस्लिम लीग नून के साबिक MP और MNA थे। आप जितने भी जो है 35 साल की नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसने पंजाब में ब्यूरोक्रेट या अपनी मुलाजमीन लगाया है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस मौजूदा और पिछले 16 महीने की हुकूमत में जो उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अपने लिए, अपने मुफाद के लिए, वो अभी तक सीटों पे बैठे हुए हैं। और पुख्तनख्वा में अगर कुछ लोगों को सियासी वापसी थी तो वो इलेक्शन कमीशन ने 100 मोटो लेके पूरे काबीना को फारिग कर दिया है। तो मेरे आपकी तो उससे इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी बात ये कि यहाँ सिंध 90% सैलाब से डूब गया था पिछले सैलाब में, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गरीब लोगों की जो मकानात का ऐलान किए, उनके फंड आपने रोक दिए। आपने हमारे हल्कों के सीवरेज के और पानी की जो स्कीमें थी वो आपने बंद करी है, मगर पंजाब में उससे बढ़ के चल रहा है। तो ये दुगला पॉलिसी जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन का ना तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी, ना उसको कोई और पार्टी एक्सेप्ट करेगी सिवाय मुस्लिम लीग नून का। सबसे बड़े सूबे का गवर्नर इनका बैठा हुआ है सारे, और फिर उसके बाद बाप पार्टी जो है ना, यही वो निगरान वज़ीर आज़म जो एक हफ्ता पहले हल्फ उठाने से पहले वो मरियम नवाज साहिबा से मिला और वो पूरा बाप पार्टी जो है ना वो शमूलियत करा रहे थे, उसमें इन्हें रोका। फिर राजा रियाज की अगर आप बात करें, उसको लालच दे के टिकट को उसको वरगलाया और उसके बाद जाके उसका अपोजिशन लीडर बनाया, और अपोजिशन लीडर बनाने के बाद उसको बोला ये नाम हम दे रहे हैं, ये आप रिकमेंड कर दो काकड़ साहब के, और आपने निगरान बना दिए। तो भैया ये सारी हरकतें, ये सारी चीजें तो शफाफ इलेक्शन की निशानदेही नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आज वो जो वोटर लिस्ट है उसको दोबारा जो है ना वो गैर मुंजमद कर दिए है। तो आपका इरादा क्या है? आपका इरादा इलेक्शन का भी है कि नहीं है? क्योंकि आपको बताए रूल्स के मुताबिक, सदारती इख्तियारात के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स आर्टिकल के मुताबिक आपको 6 नवंबर से पहले इलेक्शन कराना है। अभी तक आप ये ट्रक की बत्ती के पीछे आपने आवाम को लगाया, और ये अलकाबंदी तो 1 साल पहले हो चुके हैं। और फिर एक आखिरी बात, और ये एक बात के इलेक्शन कमीशन की जो कल हल्काबंदी आई थी, मेरा हल्का वानी पूरे पाकिस्तान का 6 लाख से लेकर 9 लाख आबादी पे, मेरा हल्का 10,44,000 पे। क्यों भाई? अच्छा, फिर एक हल्का आपने 4 सब डिवीजन को बना लिए, मेरे हल्के को सब डिवीजन को काट करके उसको दे दिए, और मुझे दूसरे सब डिवीजन से आपने इलाका। ठीक है, वो तो आप अब एतराजात अपने दाखिल करवा सकते हैं, वो तो टाइम उसके लिए काफी है आपके पास। सुन ले ना एक आखिरी जी, क्विकली नहीं है तो मैं आपको वही बात बता रहा हूं। आपके जो 30 नवंबर की आपकी लिस्टें हैं, वो लिस्टें आपका अवल मैं नहीं मानूंगा, फिर दूसरे लोग नहीं। और फिर जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आपको पता है कितना रसद दरकार है, तो उसका मतलब निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना। राइट, बैरिस्टर साहब इलेक्शन के लिए। बैरिस्टर साहब, आपको क्या एतराज है सर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टीज को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो यही है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए और वक्त पे कराए। अब निगरान हुकूमतें जो आ जाती है तो उनका सोल मैंडेट यही है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवा ले। वो कोई ऐसे इकदाम न करे। उसमें मैं ये जरूर समझूंगा कि पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। पार्टीज को अगर आपने एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी है तो आप उनके वर्कर और सपोर्टर को भी प्रोवाइड करें, और आप उनकी लीडरशिप को भी प्रोवाइड करें। आप उनको लीडरशिप को भी ना रोके, जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनको भी ना रोके। आज इलेक्शन हो रहा था, आज पार्टी एक जलसा हो रहा था करक में PTI का, उसको इजाजत नहीं दी गई, जबकि ANP को पार्टी की इजाजत, जलसे की इजाजत दे दी गई है। तो ये भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना तो यकसा मौके का मतलब ये नहीं, वो आप सारे इकदाम करें जिससे एक जैसे हो। अगर आप उनके वर्करों को रोकते हैं, उनको मजीद केसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं, आप उनको फंड फिर दूसरों में दे देते हैं, आप पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं रोकते, आप उन पे प्रेशर डाल देते हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इनेकाद करने का मकसद यही है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें और सबको एक जैसा मौका प्रोवाइड करें। तो मुझे फिलहाल तो ये गौर साहब ऐसा होगा। तो गौर साहब, अगर ऐसा हो कि इलेक्शंस में जो तहरीक इंसाफ है बतौर जमात तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हो और उनको अपनी पसंद का निशान भी, यानी कि बल्ला उनको निशान भी मिल चुका हो, लेकिन उनकी क़यादत उन इलेक्शंस में इलेक्शंस ना लड़ी हो, तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, क़यादत के बगैर पार्टी की कई क़यादत बशमूल साहब के वही लीड करेंगे और इंशाल्लाह वही इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि उसको इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा तो उसकी हर कोशिश मुजम्मत करेंगे। PTI और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको इजाजत नहीं मिलेगी, तो वो इलेक्शन फेक और इलेजिटिमेट होगा। लेकिन गौर साहब, 2018 के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ नहीं थे,
इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, 2002 में नहीं उन्होंने लड़ा, 2008 में नहीं लड़ा, तो देखिए 2018 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में फैसला दे दिया था और उसकी कन्विक्शन हो गई थी बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कोर्ट। और अगर नेब के कोर्ट में से कन्विक्शन हो जाए आपका सेक्शन 9 में तो सेक्शन 15 में 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। और उस वक्त के लॉ के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट आपको डिक्लेयर करे कि आप सादिक और अमीन नहीं है तो फिर आप लाइफ के लिए आप डिस्क्वालिफाइड है, आपका इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो वो तो सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम नवाज शरीफ साहब, उसकी पूरी पार्टी तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती रही थी और वो सारे तो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उस पर तो सिवाय इस केस के और किसी किस्म का खतरा नहीं था, वो लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन पीटीआई की मौजूदा सिचुएशन तो इंटायरली डिफरेंट है इस वक्त भी, बल्कि ये नहीं है, मई से लेके आज तक उसकी जितनी भी क़ियादत है और जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो नेशनल असम्बली के, चाहे प्रोविंशियल असम्बली की, चाहे वो सेनेट के, वो न जुमा पढ़ सके न अजीज और कारब के जनाजों में शिरकत कर सके। तो अगर ये सिचुएशन रही तो ये तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकील तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।